एनएफओ नाम तो आपने बहुत मर्तबा सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा। अगर आप एक महीने से भी है मार्केट में, म्यूचुअल फंड मार्केट में, तो मुझे लगता है कि एनएफओ वर्ड से आप वाकिफ़ ज़रूर होंगे। क्या है ये एनएफओ? क्या सचमुच में ये पैसे छापने की मशीन है या रातों रात अमीर बनने की बनने का कोई नया रास्ता है? क्या है? इतने एनएफओ क्यों लॉन्च होते हैं? इसमें किसको निवेश करना चाहिए? क्या क्या फ़ायदा है कंपनी को और क्या क्या फ़ायदे हैं इन्वेस्टर्स को? इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। देखिए, बैक टू बैक, स्टेप टू स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनएफओ कहते किसको है, ये लॉन्च क्यों होता है इतना ज़्यादा, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई एनएफओ क्या है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जब भी कोई म्यूचुअल फंड हाउस अपना नया स्कीम लॉन्च करती है, नया फंड लॉन्च करता है, तो उसे सबसे पहले एनएफओ के रूप में पब्लिक के सामने लेकर आता है सब्सक्रिप्शन के लिए। ये एनएफओ सेबी के रूल के अनुसार 3 दिन से लेकर 15 दिनों तक ओपन रह सकती है। एक एनएफओ इससे ज़्यादा दिनों तक ओपन नहीं रह सकता है। अब ये 3 दिन से लेकर 15 दिनों के बीच में जो लोग पैसे निवेश करते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो गौर करने वाली बात यह है कि उनका इन्वेस्टमेंट एनएवी प्राइस पे नहीं होता है। समझ रहे कि नहीं? वो किस प्राइस पे होता है आपको पता है? इशू प्राइस पे होता है उनका इन्वेस्टमेंट, इशू प्राइस पे। समझ रहे हैं? उसको हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये एनएवी प्राइस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इशू प्राइस पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एनएफओ कहते किसको है। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कहा जाता है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो म्यूचुअल फंड के अंदर 2 ही टाइप होते हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है ओपन इंडेड फंड। देखिए, ओपन इंडेड फंड वो है जिसमें आप कभी भी पैसे निवेश कर सकते हैं। जैसे एनएफओ में अगर कोई फंड लॉन्च होता है, आप निवेश कर सकते हैं, फिर वो री इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन होगा, मतलब बीच में बंद हो जाता है, फिर ओपन होता है, फिर आप निवेश कर सकते हैं और चाहे तो अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। लेकिन क्लोज इंडेड फंड जो है, जो दूसरा टाइप है, दूसरे नंबर का है, उसमें आप पैसे को एक मर्तबा लगा दिए तो लगा दिए, आप उसको एक टाइम पीरियड के बाद ही निकाल सकते हैं, या फिर एक मर्तबा आपने लगा दिया, फिर कभी आप बीच में लगाना चाहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। सिर्फ एनएफओ के पीरियड में ही आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको भी लोग एनएफओ के माध्यम से और एनएफओ के रूप में लॉन्च करते हैं। तो ये भी एक टाइप हो गया, लेकिन इसके ऊपर हम ज़्यादा बातें नहीं करते, और ये भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिलेगा वो कौन सा? ओपन इंडेड फंड ही लॉन्च होते हैं ज़्यादातर। समझ रहे कि नहीं? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ से आपको एक एक करके एक एक स्टेप मुझे लगता है कि वीडियो को समझना चाहिए। आखिर इतनी कंपनीज है, ये सारी एएमसीज, मतलब कंपनी इन द सेंस की एएमसी, अब इतनी एएमसी है, ये सारे लोग इतने ज़्यादा फंड लॉन्च क्यों करते हैं भाई? इसके फ़ायदे क्या है? तो इसको गौर से सुनिएगा। थोड़ी लंबी कहानी होगी, लेकिन आपको बात क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए, बात है 2017 की, यानी 2017 की बात है, जब सेबी ने म्यूचुअल फंड को कैटेगराइजेशन किया था। समझ रहे हैं? उसी टाइम पे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। जैसे सेबी ने कहा था कि भाई इक्विटी के अंदर 11 फंड लॉन्च कर सकती है एक एएमसी इक्विटी के अंदर 11 फंड लॉन्च कर सकती है, और इसी के अंडर में आ जाती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप वगैरह वगैरह। ये जो इक्विटी फंड्स है ना, ये इसी के अंडर में आता है। तो सेबी ने क्या कहा कि एक एएमसी इक्विटी के अंदर अपने 11 फंड को ही लॉन्च कर सकती है। मतलब एक लार्ज कैप है, दूसरा लार्ज कैप लॉन्च नहीं कर सकती, एक फ्लेक्सी कैप है, दूसरा फ्लेक्सी कैप लॉन्च नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए किया था सेबी ने, क्योंकि पहले 2017 से पहले पता ही नहीं चलता था कि कौन स्कीम मिड कैप है, कौन स्मॉल कैप है, क्योंकि एक ही स्कीम का जो है ना कैरेक्टर बदलता रहता था। कभी एएमसी वाले उसे मिड कैप कर देते थे, कभी फ्लेक्सी कैप कर देते थे, इसीलिए जो है ना ये सारा कुछ करना पड़ा था। तो अब ये कैटेगराइजेशन करने के बाद सेबी ने कहा कि इक्विटी में 11 फंड लॉन्च कर सकते हैं, डेट के अंदर 16 फंड लॉन्च कर सकते हैं, हाइब्रिड के अंदर 6 फंड लॉन्च कर सकते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गया, जैसे जनरल फंड हो गए, उसके बाद रिटायरमेंट वाले हो गए, तो उसमें जो है ना 2 फंड लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, फंड ऑफ फंड है, उसके बाद इंडेक्स फंड है, उसके बाद सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है। तो अब बहुत सारे एएमसी को लगने लगा, अलग अलग कैटेगरी हो गई, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह वगैरह। तो अब बहुत सारी एएमसी को ये लगने लगा कि भाई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमारे पास फंड नहीं है,
किसी को लगने लगा मल्टी कैप में हमारे पास फंड नहीं है, तो ये सारे लोग अपने अपने कैटेगरी में, मतलब इनके बीच में, इनके एएमसी के अंदर जो गैप थी ना, जिस कैटेगरी के फंड नहीं थे उस कैटेगरी के फंड लॉन्च होने लगे। साथ में सेबी ने यह भी कहा था कि कुछ कैटेगरी को छोड़कर, मतलब कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जहां पर मल्टीपल फंड्स लॉन्च किए जा सकते हैं। उसका भी रीजन बताया। कौन कौन से है वो? जैसे इंडेक्स फंड, एक एएमसी के पास मल्टीपल इंडेक्स फंड हो सकते हैं, लार्ज कैप नहीं हो सकते, मिड कैप नहीं हो सकते, लेकिन इंडेक्स फंड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इंडाइसेस हैं इंडिया के अंदर, तो हो सकता है कि वो अलग अलग इंडेक्स को फॉलो करने वाले अलग अलग फंड वो अपने एएमसी के अंदर रखे, तो ऐसा पॉसिबल है। प्लस सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के बारे में भी कहा गया कि इस कैटेगरी में भी मल्टीपल फंड्स एक एएमसी के पास हो सकता है। रीज़न यही बताया गया कि बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारी थीम हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो अलग अलग थीम को ट्रैक करने वाली, अलग अलग सेक्टर को ट्रैक करने वाली अगर कोई अलग फंड निकालता है एएमसी तो वो निकाल सकता है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला रीज़न तो ये है कि गैप को पूरा करना, समझ रहे हैं कि नहीं? गैप को पूरा करना मतलब जिस एएमसी के पास जिस कैटेगरी का फंड नहीं है तो वो अपने गैप को पूरा कर रहे हैं, मतलब वो अपने एएमसी में उस कैटेगरी के फंड लॉन्च कर रहे हैं। अब बात रही कि ठीक है सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड इतने क्यों लॉन्च होता है, तो वो इसलिए लॉन्च किया जाता है। एएमसी को लगता है कि भाई कोई ऐसा पर्टिकुलर एक सेक्टर है या फिर थीम है जिसके ऊपर फंड अगर लॉन्च किया जाए तो आने वाला टाइम में वो बेहतर करने वाला है, तो उसका रिजल्ट फंड के जरिए बेहतर मिल सकता है। तो ये रीज़न है सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड लॉन्च होने के। एक और भी मकसद हो सकता है कि एएमसी ये चाहती हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उनके एएमसी के अंडर में आते हों ताकि उनके इन्वेस्टर्स के लिए और भी सुविधाएं हों, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उनकी स्कीम के साथ जुड़े और अपने पैसे निवेश करें, तो ये भी मकसद हो सकता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि आपको एनएफओ में क्यों निवेश करना चाहिए। भाई क्या ज़रूरत है आपको निवेश करने की? मान कर चलिए कि अगर आप कोई सेक्टरल फंड लॉन्च होता है, समझ रहे, अब सेम सेक्टर के ऊपर मान कर चलिए कि एनर्जी के सेक्टर के ऊपर अगर कोई फंड लॉन्च होता है या एनर्जी के थीम के ऊपर कोई फंड लॉन्च होता है, ऑलरेडी एनर्जी की थीम के ऊपर फंड है, तो एनएफओ में निवेश करने की क्या ज़रूरत है? पॉइंट है भाई। तो देखिए इसलिए आप निवेश कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई आपकी पोर्टफोलियो में उस तरह के फंड की ज़रूरत है और आपको लगता है कि अभी जो लॉन्च हुआ है वो वाला ज़्यादा बेहतर एनएफओ है, वो वाला ज़्यादा बेहतर फंड हो सकता है, या फिर उस एएमसी के ज़्यादातर फंड अच्छा मतलब रिजल्ट देते हैं। जैसे काउंट के बारे में कहा जाता है ना कि इसके ज़्यादातर मैक्सिमम फंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसा आपको अगर किसी एएमसी के साथ लगता हो और उसी का एनएफओ हो और आपको लग रहा हो कि भाई ये इस एनएफओ में निवेश करने पे अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो आप निवेश कर सकते हैं। अब देखिए एनएफओ जो लॉन्च होता है ना, तो उसका एनएवी प्राइस क्या होता है? मैक्सिमम जो एनएफओ निकलते हैं ना उसके एनएवी प्राइस होते हैं 10 रुपये, समझ रहे हैं कि नहीं? अब अगर आप ये सोचकर निवेश कर रहे हैं एनएफओ के अंदर कि भाई यहाँ पर एनएवी प्राइस 10 रुपये है, मतलब सस्ते में हमको एनएवी मिल जा रही है, तो मुझे लगता है कि आपको ये सोचकर निवेश नहीं करना चाहिए एनएफओ के अंदर, बिकॉज इट इज़ नॉट ए वैलिड रीज़न। अब लास्ट में एक आखिरी पॉइंट पर बात करना चाहूँगा जो कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि क्या ये पैसे छापने की मशीन है एनएफओ, जिसको हम कहते हैं अमीर बनने का नया तरीका है या रातों रात पैसे बनाने के नए तरीके हैं, नया रास्ता है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हम ये श्योर नहीं कह सकते हैं। रातों रात का मतलब ये है कि बहुत जल्दी अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं और ये सोचकर आप एनएफओ में निवेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो कुछ एनएफओ जो सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के ऊपर होते हैं, जैसे कि डिफेंस को ले लीजिए अभी, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई साल भर में पैसे डबल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स हो जाएंगे, लेकिन हर एनएफओ में हर सेक्टर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ सेक्टर में है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अगर वो अच्छा खासा चल गया तो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं चला तो एनएफओ में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एनएफओ में आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए, बहुत कम निवेश करना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर नए इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो भाई एनएफओ जिसको कहते हैं ना, उससे तो मैं कहता हूं कि नए इन्वेस्टर्स को दूर ही रहना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? जिनको समझ है, बहुत सारी चीज़ों को पता हो गया है, तो वो लोग एनएफओ में निवेश कर सकते हैं। एक और भी बात आती है, देखेंगे आप एनएफओ कभी भी अगर लंबे समय तक के मार्केट में गिरावट रही, मार्केट बहुत कुछ ख़राब चल रहा है मार्केट में, तो आप देखेंगे कि ऐसे टाइम पीरियड में एनएफओ अगर बहुत कम ही लॉन्च होते, बल्कि होते ही नहीं हैं, समझ रहे हैं? जब मार्केट का मोमेंट बिल्कुल सही बन रहा हो, मार्केट में एक अच्छी खासी रैली चल रही हो ना, उस टाइम पे ज़्यादातर आपको एनएफओ देखने को मिलेंगे। रीज़न क्या है? कंपनी
एएमसी, ये लोग समझते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स का मूड अब बन रहा है, अब इन्वेस्टर्स पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। भाई अगर इतनी बड़ी मैनेजमेंट को ये लोग मैनेज कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी अगर चला रहे हैं, इतना ज़्यादा रिस्क लिए हुए हैं, तो ये लोग बहुत तरीके से पता करते हैं कि भाई अब इन्वेस्टर्स का मोमेंट बन रहा है कि भाई अब ये नई जगह पे पैसे लगा सकते हैं। इसीलिए मार्केट में जब रैली चल रही होगी ना, उस टाइम पे खास तौर से एनएफओ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। मुझे भी लगता है कि कई सारी बातें आपको जो नहीं होगी वो पता चली होगी, बट आप इन तमाम तर बातों के बारे में, मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में कैसे आपके ख्यालात हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।